यस शिवम, अमृत अमृत श्रुति, सब स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। ठीक है, इस टॉपिक को अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो। तो यहाँ तक आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हमारा आरसीसी वाले तीनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी हैं 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, आज इसका कंप्लीट हो जाएगा। फिर स्टील का नंबर है, उसके बाद में फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। पढ़िए मन लगा करके। आज हो गया 29, 30, 31 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। चलिए, तो इसमें स्टूडेंट्स नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मूव कर रहे हैं। आराम से आप लोगों को पीडीएफ मिल ही जाएगा। ठीक है, कल पीडीएफ रह गया था, मेरे को लग रहा था शायद डिलीट हो गया है, परंतु ये पीडीएफ अवेलेबल हो गया था। चलो, ठीक है ना, एक सेकेंड जस्ट वेट। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो बात किया था स्टूडेंट्स, वो मैक्सिमम स्पेसिंग का बात किया था। हमने यहाँ पे मिनिमम स्पेसिंग का बात किया था, और हम लोगों ने बात किया था कि स्पेसिंग नियर द सपोर्ट्स, या फिर जो हमारे पास है क्या कहते हैं सेंटर में स्पेसिंग क्या होता है, हमारे पास मैक्सिमम होता है। चलिए स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 117 है। ठीक है ना, इससे पहले जितने भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65 से हम लोग सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ से आप बताइए जल्दी जल्दी से। शेयर टेकन बाय द बेंट ऑफ बार्स इज लिमिटेड। जो भी शेयर होता है उसको जो बेंट ऑफ बार्स लेते हैं वो कितना परसेंट लेकर चलते हैं, जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलो, यस, सी आंसर बिल्कुल सही है। आप लोगों ने सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बेंट ऑफ बार्स होते हैं वो 50% क्या करते हैं, शेयर को कंसीडर करके चलते हैं। नेक्स्ट इज द स्पेसिंग ऑफ नॉमिनल रिइंफोर्समेंट इज गिवन बाय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट्स? तो देखिए, ये क्वेश्चन तो हमने लास्ट में ही देखा था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी है, मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टीरअप्स shall be provide such that, तो बोलो किसके बराबर होता है वो, ASB by BSB ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4। ठीक है ना, 0.4 बाय हमारे पास क्या होता है, बाय 0.87 FY के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग जो यहाँ पे लेकर के चलेंगे उसमें करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, वो हमारे पास आंसर आएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। एक सेकेंड चेक कर लेते हैं, 0.4 है 0. एक सेकेंड, 10 मिनट। क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर देखिए स्टूडेंट्स। ठीक है, 118 का आंसर देखिए और एग्जैक्ट आंसर बताइए क्या क्या आ रहा है हमारे पास। तो आंसर है ASB। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं ASB बाय BSB ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4। ये हो जाएगा स्टूडेंट 0.87 FY। ये हमारे पास है, हमको पता करना है SB इज द स्पेसिंग। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0.87 FY ASB अपॉन में 0.4 B आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। ठीक है, 0.4 B, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू SB। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, रिजल्ट आता है। तो ये D नहीं होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे क्या आंसर चाहिए स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन मेंशन होना चाहिए। ये बाय मिस्टेक बी होगा अगर यहाँ पे, तो फिर हमारे पास कौन सा आंसर सही आएगा, उस केस में हमारे पास डी आंसर गलत होकर के ए आंसर हमारे पास क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने दे रखा है। यस सर, ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है ASB बाय BSB ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 अपॉन में 0.87 FY। तो 0.87 FY ASB अपॉन 0.4 B ग्रेटर देन इक्वल टू किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, SB के बराबर होता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास शेयर टेकन बाय द बेंट ऑफ बार्स इज द गिवन बाय। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कोड है, उस कोड में हमने सारे पॉइंट्स हैं उनको मेंशन कर रखा है। तो कोई भी हमारे पास बार हो, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे फिर हमारे पास कैसा है, एक सेकंड, हमारे पास जो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, जो डिजाइन ऑफ शेयर रिइंफोर्समेंट है, ये हमारे पास क्लॉज नंबर
40 पॉइंट पे दे रखे हैं। तो हम लोग आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं, ध्यान देखिए, हमारे पास ऑलरेडी कोड हमने क्या कर रखा है, ओपन कर रखा है। तो कोड में मैं आपको सारा कुछ दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इससे आपके बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे स्टूडेंट्स, बहुत हेल्प होगा आपको। इस पीडीएफ को आपने अपने पास रखना है, इन फ्यूचर में भी आपको क्या आने वाली है, ये बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो ये हमारे पास है क्लॉज नंबर 40, क्लॉज नंबर 40 पे जाइए, ठीक है ना। तो वहां पे आपको सारा कुछ पढ़ने को अच्छे से क्या है मिल जाएगा। ये 32 हुआ, देखिए ये हम लोगों को आगे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ध्यान से, सब कुछ ऑलरेडी बहुत अच्छे से मेंशन कर रखा है, बस आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको एक एक पॉइंट क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे को स्टूडेंट्स 3-4 पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आप देख लीजिए फास्ट, तो उससे जस्ट रिवीजन आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये हमारे पास है क्लॉज नंबर 14, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। क्या स्टूडेंट्स हमारे पास लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, द नॉमिनल शियर स्ट्रेस इन बीम इज यूनिफॉर्म डेप्थ। जब डेप्थ कैसा होता है स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म होता है, तो उस केस में जो हमारे पास क्या होता है, टाउ बी नॉमिनल शियर स्ट्रेस। देखिए जब भी बात शियर स्ट्रेस का होगा या स्ट्रेस की बात होगी, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू किसके होता है, फोर्स बाय एरिया के इक्विवेलेंट होता है। किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, फोर्स बाय एरिया के इक्विवेलेंट होता है। अब फोर्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे शियर फोर्स वी यू बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, बी डी है, डी इसके पैर में नहीं है, बी डी होता है। VU is the shear force due to design load, जो भी हमारे पास लोड आ रहा है उस लोड के कारण जो भी shear force होगा। B मतलब हो गया width of the member whichever is plane section। अगर यहाँ पे वेब सेक्शन होगा तो BW लिख करके चलेंगे, अदरवाइज BF लिख करके चलेंगे। D मतलब क्या होता है स्ट्रेस इफेक्टिव डेप्थ होता है। ये कब था, ये फॉर्मूला हमने कब यूज करना है, जब यूनिफॉर्म डेप्थ का है। बट अगर हमारा वेयरिंग डेप्थ है, क्या स्ट्रेस वेयरिंग डेप्थ मतलब डेप्थ क्या कर रहा है, हमारे पास जो डेप्थ है वो चेंज कर रहा है, तो उस केस में जो हमारे पास फॉर्मूला होता है टाउ वी फाइंड करने का स्ट्रेंथ, तो वो हमारे पास होता है टाउ वी इक्वल टू वी यू प्लस माइनस एम यू बाई डी टेन बीटा बाई बी डी। तो काफी बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई प्लस साइन का यूज कब किया जाता है और माइनस साइन का यूज कब किया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो टाउ वी, वी यू, बी एंड डी आर द सेम, जो ऑलरेडी हमने पहले से यूज कर रखे। एम यू मतलब क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन, जिस भी सेक्शन पे आपको शियर स्ट्रेस का वैल्यू पता करना है, फर्स्ट वी फाइंड द एमयू। अब आपको पता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको आता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से पता कर सकते हैं। यस, प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक। नॉन प्रिज्मेटिक का मतलब होता है डायमेंशंस आर नॉट सेम थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन, और प्रिज्मेटिक का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इज सेम थ्रू आउट द जो भी हमारे पास क्या लेंथ है। तो बीटा मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एंगल बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम एज हमारे पास होता है। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स यहाँ पे, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो वो पॉइंट्स हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस क्या है नहीं रख रहे हैं। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे पास वो देखिए आप ध्यान से। तो ये हमारे पास है स्ट्रेंथ, यहाँ पे देखिए मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट, हाँ टाउ बी इज लेस देन टाउ सी। जब टाउ बी का वैल्यू टाउ सी से क्या होता है, लेस देन होता है, तो उस केस में मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट को क्या करते हैं हम लोग, प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ डिजाइन ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट। प्लीज रिमेंबर, ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डिजाइन ऑफ द शियर रिइंफोर्समेंट व्हेन टाउ बी, जब नॉमिनल शियर स्ट्रेस का वैल्यू शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से क्या होता है, ज्यादा होता है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्ट्रेंथ शियर रिइंफोर्समेंट का यूज करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई शियर रिइंफोर्समेंट कब प्रोवाइड किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, शियर रिइंफोर्समेंट तब प्रोवाइड किया जाता है सर जब नॉमिनल शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, वी यू बाई बी डी, मतलब जो भी शियर फोर्स आया, डिजाइन शियर फोर्स, उसको आपने एरिया से डिवाइड कर दिया, तो वहां से आपको क्या मिलता है, वहां से मिलता है सर हमको टाउ बी। और टाउ सी क्या होता है, टाउ सी इज द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। जब जब हमारे पास नॉमिनल शियर स्ट्रेस का वैल्यू टाउ सी से ज्यादा है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, शियर रिइंफोर्समेंट का यूज करते हैं। आगे एक क्वेश्चन आएगा वहां पे और हम लोग अच्छे से क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा व्हेन टाउ बी एक्सीड टाउ सी, प्लीज रिमेंबर गिवन इन टेबल 19 शियर रिइंफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। तो कौन कौन से, जैसे वर्टिकल स्टीरअप्स हो गया, बेंट अप बार विद स्टीरअप्स हो गया, ठीक है ना। इसके बाद देखिए एक सेकंड, ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे टेबल नंबर 19 है। ध्यान देना जो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है, प्लीज रिमेंबर, अभी मैं आपको इन पॉइंटों को लिखा भी दूंगा। डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मतलब टाउ सी, ये किस चीज पर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, टाउ सी इज डिपेंड ऑन टू थिंग्स। जो टाउ सी होता है हमारे पास वो दो चीज पर डिपेंड करता है। पहला हमारे पास होता है स्टूडेंट्स परसेंटेज टेंसाइल रिइंफोर्समेंट पे, और दूसरा हमारे पास किस पर डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करता है। देखिए M15, M20, M25, 30, 35, 40 एंड अबव,
मतलब जो टाउ सी का वैल्यू है ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड कर रहा है। और दूसरा हमारे पास 100 AST by BD, AST by BD, AST मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट डिवाइड बाय BD मल्टीप्लाई 100, तो परसेंटेज में आता है। तो परसेंटेज टेंशन रिइंफोर्समेंट एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे टाउ सी का वैल्यू क्या करता है, डिपेंड करता है। तो टाउ सी का वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ टेबल नंबर 19। टाउ बी का वैल्यू कैसे पता करते हैं बताओ? टाउ बी सिंपल क्या है, फॉर्मूला। अब हम लोग देखते हैं आगे, देखिए ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्ट्रेस टाउ सी मैक्स, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है। ध्यान देना, कभी भी नॉमिनल शियर स्ट्रेस का वैल्यू टाउ सी मैक्स से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर किसी भी केस में टाउ बी का वैल्यू टाउ सी मैक्स से ज्यादा हो गया तो उस केस में स्ट्रेंथ हम लोगों को क्या करना होता है, रीडिजाइन करना होता है। हमको दोबारा से क्या करना पड़ते हैं, क्रॉस चेकिंग करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमको क्या जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए जो हमारे पास क्या है, हम लोगों ने देख लिए जो हमारे पास स्टीरअप्स होता है वो तीन तरीके का है। पहला होता है हमारे पास वर्टिकल, दूसरा होता है बेंट अप बार विद द स्टीरअप्स, और थर्ड हमारे पास होता है इंक्लाइंड स्टीरअप्स। तो स्टीरअप्स को तीन तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब देखिए when bent up bars are provide their contribution towards shear reinforcement shall not be, देखिए अभी यही हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था। जो भी स्मार्ट स्टूडेंट होगा, स्मार्ट स्टूडेंट्स क्या करता है, अच्छे से पढ़ाई करता है। देखिए ध्यान से कुछ कुछ पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, इनको पढ़ लीजिए, आपको बहुत ज्यादा क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। और देखिए यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन देखिए, एक एक क्वेश्चन हम लोग कहां से ले रहे हैं, एक एक क्वेश्चन हम लोग कोड से ले रहे हैं। इसलिए मैंने आपको कल भी बोला था कि जब भी आप बीपीएससी दीजिएगा बीटेक करने के बाद में, जब भी आप एसएससी का एग्जाम दीजिएगा, बीटीएससी का एग्जाम दीजिएगा जो बिहार में होने वाला है, कोई भी क्वेश्चन आरसीसी में किससे बाहर नहीं आ सकता है, कोड से बाहर नहीं आ सकता है। इस पॉइंट को हमने क्या रखना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपने सभी ने पढ़ रखे होंगे नो डाउट, फिर भी लास्ट टाइम एक रिवीजन अगर अच्छे से हो जाए तो बच्चों की आत्माएं जो है ना वो बहुत खुश हो जाती हैं। उनको लगता है यार अब मेरा कम से कम एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट तो क्या हो गया, तैयार हो गया अच्छे से। चलिए तो ये हमारे पास है स्ट्रेंथ। अब देखिए स्ट्रेंथ यहाँ पे जो वर्टिकल स्टीरअप्स के केस में फॉर्मूला क्या होता है, ये वो शियर फोर्स है, वो शियर फोर्स है जिसे हम लोग किसकी हेल्प से रजिस्ट करा रहे हैं, स्टीरअप्स की हेल्प से रजिस्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो ये किसके केस में, वर्टिकल स्टीरअप्स के केस में। प्लीज रिमेंबर किसके केस में, वर्टिकल स्टीरअप के केस में 0.87 FY ASB D अपॉन क्या होता है SB, ये किसके बराबर होता है, V US के बराबर होता है। अभी मैं बता दूंगा क्या होता है। फॉर इंक्लाइंड स्टीरअप्स और सीरीज ऑफ द बेंट अप बार्स, या तो इंक्लाइंड बार है या फिर हमारे पास सीरीज ऑफ बेंट अप बार फॉर डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस है, तो उस केस में हम लोग इस वाले फॉर्मूले का क्या करते हैं, यूज करते हैं। वो आप ध्यान से देखिए VUS, ठीक है, 0.87 FI ASB D upon SB, इस बार हमारे पास क्या है, sin अल्फा प्लस cos अल्फा है। बट इन केस फॉर सिंगल बार और सिंगल ग्रुप ऑफ पैरेलल बार्स ऑल बेंट अप एट सेम क्रॉस सेक्शन, तो उस केस में स्टूडेंट्स जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो हमारे पास फॉर्मूला है 0.87 FY ASB sin अल्फा के बराबर है। तो स्टूडेंट देखिए ध्यान से, जो हमारे पास क्वेश्चन था, जो मेन क्वेश्चन है, हम अपने मेन क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो इस सारी चीजों को बताना थोड़ा सा क्या होता है, लिटिल बिट मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़ा आरसीसी है, उसको सारा को कराना तो इजी नहीं है मेरे लिए एट दिस टाइम। परंतु हाँ कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को आपके सामने रख दिया जाए कि लास्ट टाइम में आपको ईच एंड एवरी पॉइंट्स क्या रहे, याद रहे। देखिए अब आपका क्वेश्चन क्या जगह क्लियर हो जाएगा। ये लीजिए, इस पीडीएफ को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा क्या मिल जाएगा, हेल्प मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है 0.87 FY ASB sin अल्फा के बराबर होता है। तो यहां तक आपको क्लियर होगा। अब देखिए स्टूडेंट दो तीन टर्म्स हैं, इन टर्म्स को हम आपको समझाना चाहते हैं। देखिए ध्यान से, 2-3 टर्म्स हैं, इन टर्म्स को हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए क्या टर्म्स है हमारे पास, जैसे एक है हमारे पास टाउ वी, टाउ वी, ठीक है, दिस इज नोन एज द नॉमिनल शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, दिस इज द नॉमिनल शियर स्ट्रेस। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज द नॉमिनल शियर स्ट्रेस। और ये किसके बराबर होता है, टाउ वी इट इज इक्विवेलेंट वी यू। अब देखिए यू क्यों लेते हैं हम लोग, क्योंकि अल्टीमेट शियर फोर्स लेकर चले ना, क्योंकि अल्टीमेट लोड के रिस्पेक्ट में हो रहा सारा काम। ये हो जाएगा स्ट्रेस BD। ओके स्टूडेंट्स, टाउ वी इज द नॉमिनल शियर स्ट्रेस, इट इज इक्विवेलेंट VU बाय किसके होता है, BD के इक्विवेलेंट होता है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा हमारे पास स्ट्रेस टाउ सी इज द शियर स्ट्रेंथ, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ। क्या स्ट्रेंथ, व्हाट इज दिस,
दिस इज द डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, ओके, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये स्ट्रेंथ हमारे को IS 456 2000 में टेबल नंबर 19 में क्या कर रखा है, हमको गिवन कर रखा है। किसमें? टेबल नंबर 19 में हमको गिवन कर रखा है। ध्यान देना, टाउ सी इज डिपेंड, ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है एग्जाम में, डिपेंड ऑन द, तो फर्स्ट है स्ट्रेंथ हमारे पास, फर्स्ट वन इज व्हाट, पहला नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाए ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाने पे क्या टाउ सी का वैल्यू बढ़ता है? यस, ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाने पे टाउ सी का वैल्यू क्या करता है? स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, किस पे डिपेंड कर रहा है? 100 मल्टीप्लाई में AST बाय BD, मतलब ये हमारे पास हो जाएगा स्ट्रेंथ परसेंटेज, परसेंटाइल टेंशन रिइंफोर्समेंट पे क्या करता है? डिपेंड करता है, टेंशन रिइंफोर्समेंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये हमने क्या करना है, ध्यान देना है। क्या इसको बढ़ाने पे, परसेंटेज टेंशन रिइंफोर्समेंट बढ़ाने पे टाउ सी का वैल्यू बढ़ता है? यस, अगर हम लोग इस वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो टाउ सी का भी वैल्यू क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो दोनों पॉइंट हमने ध्यान देने हैं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाने पे टाउ सी का वैल्यू बढ़ता है, परसेंटेज टेंशन रिइंफोर्समेंट बढ़ाने पे टाउ सी का वैल्यू डिपेंड बढ़ता है। तो हम लोगों ने देख लिया इन दोनों पॉइंट के क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा जो हमारे पास है स्ट्रेंथ, थर्ड वन इज व्हाट, वो हमारे पास है टाउ सी। टाउ सी क्या है स्ट्रेंथ? दिस इज द मैक्स शियर स्ट्रेंथ, ठीक है, ये जाएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ, ठीक है, मैक्स शियर स्ट्रेंथ, ध्यान देना, शियर स्ट्रेंथ, STRENGTH स्ट्रेंथ। इसका एक फॉर्मूला होता है टाउ सी मैक्स का, ये हमारे पास थंब रूल फॉर्मूला है। अगर एग्जाम में आपको डाटा नहीं गिवन कर रखा है तो आप क्या कर सकते हैं, 0.62 अंडर रूट FCK की हेल्प से क्या कर सकते हैं, आप वैल्यू को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने क्या रखना है स्टूडेंट्स, याद रखना है। ये हो जाएगा हमारे पास 0 पॉइंट, ठीक है ना, ये हो जाएगा टाउ सी मैक्स होगा। अब कंडीशंस हैं, मेन पॉइंट इज व्हाट, कंडीशंस। कंडीशन हमने क्या रखनी है, याद रखना है। कंडीशन क्या है, ध्यान से देखिए, कंडीशन है टाउ वी क्या स्टूडेंट्स लेस देन है टाउ सी से, ध्यान देना, टाउ वी लेस देन टाउ सी से, तो हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, ओके स्टूडेंट्स, मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड व्हेन टाउ बी लेस देन क्या होता है हमारे पास, टाउ सी होता है। तो उस केस में हम लोग मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करते हैं। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट केस। सेकंड केस है स्टूडेंट्स हमारे पास टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी। अगर टाउ वी का वैल्यू टाउ सी से है तो हम लोग कहेंगे शियर रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, ठीक है, शियर रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हमने ध्यान देना है। दूसरा हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, थर्ड केस है हमारे पास क्या, अगर हमारे पास टाउ वी ग्रेटर देन स्टूडेंट्स टाउ सी मैक्स हो जाएगा तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रीडिजाइन करते हैं। ये पॉइंट हमने क्या करते हैं स्टूडेंट्स, याद रखना है। टाउ वी लेस देन टाउ सी मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी, यहां पे तो स्वाभाविक बात है कि हमको क्या करना पड़ेगा, शियर रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर टाउ वी का वैल्यू टाउ सी मैक्स से ज्यादा हो जाता है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, रीडिजाइन करना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट आपने क्या रखने, याद रखने हैं। एक और क्वेश्चन एग्जाम में स्टूडेंट्स पूछा गया है, उस क्वेश्चन को भी हमने क्या रखना है स्टूडेंट्स, याद रखना है। वो हमारे पास और एक स्टार पॉइंट के साथ में है, टाउ सी मैक्स इज डिपेंड ओनली ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने क्या रखना है, ध्यान देना है। टाउ सी मैक्स इज डिपेंड ऑन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। जो टाउ सी मैक्स का वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। टाउ वी क्या होता है, अब आपको सारा क्लियर हो गया, BU बाय BD होता है। टाउ सी हम लोग टेबल नंबर 19 से लेते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज टेंशन रिइंफोर्समेंट पे डिपेंड करता है। टाउ सी मैक्स का भी रिजल्ट ऑलरेडी हमारे को टेबल नंबर 20 में गिवन कर रखा है IS 456 2000 में, बट हमारे पास एक थंब रूल है
आप इस थंब रूल की हेल्प से टाउ सी मैक्स इक्वल टू 0.62 नोट एफसी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, वैल्यू को पता कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्या हो जाएंगे, यहाँ तक क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद कुछ कंडीशंस हैं, टाउ वी अगर टाउ सी से ज्यादा है तो मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट, टाउ बी ग्रेटर देन टाउ सी स्ट्रेंथ तो शियर रिइंफोर्समेंट, और टाउ बी ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स है तो हमको क्या करना पड़ेगा स्ट्रेंथ, रीडिजाइन करना पड़ेगा। ये पॉइंट हमने क्या रखना है, ध्यान देना है। अब आपको देखिए एक पॉइंट ध्यान देखिए, where bent up bars are provide their contribution towards shear reinforcement shall not be more than half that of the total shear reinforcement। देखिए डिस्टेंस, यही क्वेश्चन था जो आज हम लोगों ने स्टार्ट किया। यही क्वेश्चन था ना, शियर टेकन बाय द बेंट अप बार वो किससे ज्यादा नहीं हो सकता है, BS/2 से ज्यादा नहीं हो सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है BS/2। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा, शियर रिइंफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड, भाई जो शियर रिइंफोर्समेंट का प्रोवाइड कर रहे हैं, ध्यान देखो, जब टाउ वी का वैल्यू, ध्यान से समझना, तो टाउ वी का वैल्यू टाउ सी से क्या स्ट्रेंथ ज्यादा है, ध्यान से देखना, जब टाउ वी का वैल्यू टाउ सी से ज्यादा होता है उस केस में शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। जब उस केस में शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा तो कितने शियर फोर्स को रजिस्ट किया जाता है बाय हेल्प ऑफ द स्टीयर्स। क्वेश्चन इज दिस, भाई जो आप स्टीयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, स्टीयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि टाउ वी का वैल्यू टाउ सी से क्या है, ज्यादा है, तो हमारे को शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि कितने शियर फोर्स को रजिस्ट करने के लिए करना है, तो हम लोग कहेंगे जो रजिस्टिंग शियर फोर्स है वो हमारे पास कितना हो जाएगा स्ट्रेंथ, वो हो जाएगा हमारे पास VUS होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्ट्रेंथ हमारे पास टाउ, ये हो जाएगा, एक मिनट, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, टाउ वी BD माइनस टाउ सी BD। अब आप सभी को पता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं VU माइनस टाउ सी BD के इक्विवेलेंट होता है। मतलब इतने शियर फोर्स को रजिस्ट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, शियर रिइंफोर्समेंट का यूज करते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट BUS शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, टाउ वी BD माइनस टाउ सी BD। तो टाउ वी देखिए आप सभी को पता है टाउ वी इक्वल टू क्या है, टाउ वी है VU/BD। तो बताओ यहाँ से VU क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं VU इक्वल टू सर हो जाएगा टाउ वी इंटू BD। तो इसीलिए हमने टाउ वी BD को VU से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। For single bar or single group of the parallel bars all bent up bar at the same cross section। तो बताओ जो BUS का वैल्यू होगा अगर हमारे पास बेंट अप बार्स है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं 0.87 FISB sin अल्फा, इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। और इससे पहले वाले में देखिए क्या था, जो अगर हमारे पास वर्टिकल स्टीरअप्स है, ध्यान देखिए, इन केस ऑफ द वर्टिकल स्टीरअप्स में फॉर्मूला क्या है, 0.87 FYASB, ठीक है ना, अपॉन में हमारे पास क्या है, अपॉन में अगर हम लोग देखेंगे स्ट्रेंथ तो वो हो जाएगा 0.87 FIASB D/SB, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आएगा स्ट्रेंथ D/SB, तो ये हो जाएगा D/SB। अगर ये तो हो गया वर्टिकल स्टीरअप्स के लिए, वर्टिकल स्टीरअप्स इतने शियर फोर्स को क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है। अगर यही इंक्लाइंड है तो क्या आ जाएगा 0.87 FYASB इंटू D, अपॉन में क्या हो गया SB, मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन अल्फा, प्लस में क्या आएगा स्ट्रेंथ कॉस अल्फा, याद रखिए। और अगर हमारे पास क्या है, बेंट अप है, तो उस केस में क्या आएगा, साइन अल्फा। चलिए, तो अब हम लोग अपने किस पे आ जा रहे हैं, क्वेश्चन पे आ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है वो है हमारे पास, देखिए ध्यान से, अब बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। तो स्ट्रेंथ जैसे अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा 0.87 FYASB sin अल्फा। ध्यान देना स्ट्रेंथ, ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं LSM के केस में यूज कर रहे हैं, लिमिट स्टेट मेथड के केस में यूज कर रहे हैं। पर ये जो क्वेश्चन दे रखा है स्ट्रेंथ, ये दे रखा है वर्किंग स्ट्रेस मेथड का, ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड का WSM का दे रखा है। तो आप सबको पता है 0.87 FY दिस इज इक्वल व्हाट, सिग्मा SB हो जाएगा, ठीक है, जो हमारे पास शियर रिइंफोर्समेंट में है। तो बताओ इसी को रिप्लेस कर दो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, VUS, तो वहां पे VUS नहीं आएगा, VS ही आता है सिर्फ, ठीक है ना, अल्टीमेट के रिस्पेक्ट में नहीं होता है। तो ये हो जाएगा सिग्मा SB ASB इनटू क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन अल्फा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट स्टूडेंट्स, तो A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है, VSB, ठीक है ना, VSB, ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं।
Next question is shear reinforcement is provided to resist diagonal compression, diagonal bending, diagonal tension. तो बेंडिंग तो होगा नहीं स्ट्रेस बेंडिंग के लिए, तो इसका आंसर आता है डायगोनल टेंशन को क्या करने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए वी प्रोवाइड शियर रिइंफोर्समेंट होता है। चलिए अब आपको 2-3 पॉइंट है वो याद रहने चाहिए स्टूडेंट्स। टाउ सी मैक्स का वैल्यू कैसे पता करते हैं, टाउ सी मैक्स इज व्हाट 0.62 अंडर रूट एफ सी के होता है। क्या होता है स्टूडेंट 0.62 अंडर रूट एफ सी के होता है। ये सारे के सारे पॉइंट्स अब आपको क्या जाना चाहिए यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ लिया, सारे सारे रिजल्ट हो गए। ये शियर फोर्स है जिसको रजिस्ट करने के लिए हमने क्या कर रखा है, शियर रिइंफोर्समेंट का यूज कर रखा है। यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट है, इन सभी पॉइंट्स को आप अपने नोट्स में क्या कर लीजिए, मेंशन कर लीजिए। जो आपके लास्ट नोट्स बनते हैं एग्जाम से पहले उन सभी नोट्स को आप अच्छे से बना लीजिए, ठीक है। तो ये टाउ बी ग्रेटर लेस देन टाउ सी मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट इस तरीके से होता है। चलिए फास्ट ज्यादा मतलब वो नहीं करेंगे, उससे क्या होता है प्रॉब्लम होता है। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 121 फास्ट। फॉर डिफॉर्म्ड बार बॉन्ड स्ट्रेस बताओ। डिफॉर्म्ड बार में जो बॉन्ड स्ट्रेस का वैल्यू होता है ये हमने लास्ट टाइम ही पढ़ा था, मोर देन द प्लेन बार, लेस देन द प्लेन बार, इक्वल टू द प्लेन बार, नो कंपैरिजन। क्या कर सकते नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। जो टाउ बीडी का वैल्यू होता है, टाउ बीडी फॉर डिफॉर्म्ड बार इज 60% मोर देन द हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स प्लेन बार होता है, और प्लेन बार यूज्ड इन टेंशन है। तो हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, फॉर डिफॉर्म्ड बार ओके 60% मोर, हाँ 60% मोर बॉन्ड क्या है हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है 60% मोर बॉन्ड स्ट्रेस कंपेयर टू प्लेन बार। प्लेन बार के रिस्पेक्ट में जो बॉन्ड स्ट्रेस का वैल्यू होता है वो कितना होता है स्ट्रेस, वो 60% से ज्यादा होता है। ऑलरेडी हमने देखिए, आपको एक सेकेंड, देखिए स्टूडेंट्स लास्ट टाइम जो हमारा लेक्चर रुका था वो यहाँ पे ही रुका था, हम लोग इसी को बता रहे थे। फॉर डिफॉर्म्ड बार कंफर्मिंग, अगर आपको डिफॉर्म्ड बार एच बाई एच डी के बारे में स्टडी करना है, इसके बारे में एच बाई एच डी के बारे में क्या करना है, स्टडी करना है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार के बारे में, तो कौन सा कोड बताता है उसके इस बारे में, वो आईएस 1786 आपको सारी वैल्यूज देता है। और यहाँ पे देखा है आईएस 1786 दीज वैल्यूज शैल बी इंक्रीज्ड बाय कितना होता है 60% होता है। अगर हम लोग प्लेन बार की जगह पे क्या कर देते हैं, डिफॉर्म्ड बार को यूज करते हैं, तो टाउ बीडी इज इंक्रीज्ड बाय 60%, ठीक है। तो 1.6 टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर स्ट्रेंथ वही बार जो है, अगर उस बार में हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेशन में यूज करते हैं, भाई टेंशन की जगह पे क्या आ रहा है, वहां पे कंप्रेशन आ रहा है, द वैल्यूज ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेस, जो बॉन्ड स्ट्रेस का वैल्यू होता है, द वैल्यूज ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस फॉर बार इन टेंशन शैल बी इंक्रीज बाय 25%। ध्यान से समझिएगा कि अगर हमने प्लेन बार को रिप्लेस कर दिया जाए किसमें, डिफॉर्म्ड बार में, तो कितने परसेंट से इंक्रीज होता है, टाउ बीडी का वैल्यू 60% होता है। अगर जो बार है वो अभी किसमें, टेंशन में, मतलब उसको खींचा जा रहा है, और खींचने की जगह पर अगर उसको कंप्रेस किया जाए, कंप्रेशन फोर्स लगाया जाएगा, तो टाउ बीडी इज इंक्रीज्ड बाय कितने परसेंट से इंक्रीज कर जाता है, 25% से इंक्रीज कर जाता है। ये हमारे पास क्या थे, रिजल्ट्स थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहें, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम लोग बोल रहे हैं। हेलो, ठीक ठीक ठीक, चलिए तो देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। अगर हम लोग बोल रहे हैं, हम ध्यान देखिए, प्लेन बार, ठीक है ना, प्लेन बार रिप्लेस्ड बाय डिफॉर्म्ड बार, ओके, टाउ बीडी इंक्रीज्ड बाय
60%, ये याद रखना। तो मतलब हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, अगर आपको एल डी का वैल्यू पता करना है, एल डी मतलब डेवलपमेंट लेंथ का वैल्यू पता करना है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट लेंथ, टाउ बी, एल डी का वैल्यू हो गया स्टूडेंट, ध्यान देखिएगा, ये हो जाएगा 0.87 एफ वाई इंटू 5 अपॉन स्टूडेंट्स 4 टाउ बी डी। तो बताओ टाउ बी डी का वैल्यू कितना है, 60% इंक्रीज कर गया, मतलब 1.6 टाउ बी डी। तो स्टूडेंट्स यही रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 0.87 एफ वाई 5 अपॉन में क्या जाएगा स्टूडेंट 6.4, और ये क्या जाएगा हमारे पास टाउ बीडी के इक्विवेलेंट होगा। प्लीज रिमेंबर, इस तरीके से हम लोग रिजल्ट लिखेंगे जब हम लोग किसमें करते हैं, डिफॉर्म्ड बार में यूज करते हैं। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा है ओके, टेंशन, टेंशन चेंज टू कंप्रेशन, ठीक है। टेंशन रिप्लेस बाय कंप्रेशन, मतलब अब कंप्रेशन वहां पे लग रहा है, तो स्ट्रेंस हम लोग कहेंगे टाउ बीडी इंक्रीज बाय 25%। तो बताओ उस केस में एलडी का वैल्यू क्या होगा, एलडी मतलब डेवलपमेंट लेंथ 0.87 एफ वाई, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 5 अपॉन में ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 1.25 टाउ बीडी। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू हो जाएगा 0.87 एफ वाई 5 अपॉन में कितना हो जाएगा पॉइंट टाउ बीडी। ये रिजल्ट याद रखना है। जब बार तो कैसा है, प्लेन बार है, ध्यान देना, बार कैसा है, प्लेन बार, बार कैसा है स्टूडेंट्स, प्लेन बार है, परंतु प्लेन बार में क्या लग रहा है, कंप्रेशन लग रहा है, तो उस केस में हमारे पास ये रिजल्ट होगा। नेक्स्ट देख रहे हैं स्टूडेंट्स हम लोग क्या, ध्यान देखते चलिएगा, ठीक है। डिफॉर्म्ड बार, डिफॉर्म्ड बार अंडर कंप्रेशन, अंडर कंप्रेशन, अंडर कंप्रेशन देन डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ, तो बताओ क्या आ जाएगा 0.87 एफ वाई इंटू 5 अपॉन में 4। अब देखिए स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा 1.6, किसका आया 1.6 आ गया डिफॉर्म्ड बार का, क्योंकि पहले कौन सा बार था, पहले बार था प्लेन बार, अब कौन सा आ गया डिफॉर्म्ड बार, मल्टीप्लाई में 1.25। अच्छा ये किससे आ गया, क्योंकि बार किसमें है, डिफॉर्म्ड बार तो है, पर वो डिफॉर्म्ड बार किसमें है, कंप्रेशन में है, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स टाउ बीडी। तो ध्यान देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा 0.87 एफ वाई 5 अपॉन में, देखिए ये कितना है 6.4 मल्टीप्लाई 5, तो कितना हो गया 1.25 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 5, 5 मल्टीप्लाई 1.6 16 पंजे 80, ये हो जाएगा 8.0 टाउ बी। तो स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर दीज रिजल्ट्स। एक तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है, ओके। दूसरा स्टूडेंट्स आपने जो रिजल्ट याद रखना है स्टूडेंट्स यहाँ पे, वो ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। और तीसरा आपने स्टूडेंट जो रिजल्ट याद रखना है वो ये याद रखना है बाई 60%, ठीक है। नेक्स्ट आपने स्टूडेंट जो रिजल्ट याद रखना है वो ये याद रखना है, काफी बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं, इसलिए आपको ईच एंड एवरी डाटा क्या चाहिए पता होना चाहिए। तो इस तरीके का स्टूडेंट, ठीक है ना, ये हमारे पास पॉइंट है। इसमें कंडीशन ये दे रहा है कि यहाँ पे प्लेन बार है, ठीक है। तो इस केस में क्या स्टूडेंट्स, बार जरूर डिफॉर्म्ड बार है, पर डिफॉर्म्ड बार अंडर टेंशन है, ठीक है ना, ये पॉइंट हमें ध्यान देना है, डिफॉर्म्ड बार अंडर, अंडर टेंशन, ठीक है ना, अंडर टेंशन है। अगर अंडर टेंशन है तो उस केस में एलडी का जो रिजल्ट होगा स्टूडेंट वो हमारे पास होता है 0.87 एफ वाई 5, इसके बराबर होता है। तो इसलिए आपने क्या रखना है, इस पॉइंट को याद रखना है, ठीक है, इस पॉइंट को हमने क्या रखना है स्टूडेंट्स, याद रखना है। चलिए, तो यहां तक आपको सभी को कंसेप्ट एकदम क्या हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक एक पॉइंट को समझिए, अगर इस तरीके से आप पढ़ रहे हैं तो यार ये तभी समझ में आ रहा होंगे जब आपने लेक्चर्स को सही से पढ़ा होगा, ठीक है ना, अगर लेक्चर सही से पढ़े तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। चलो
नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर क्या जाएगा, स्ट्रेंथ मोर देन आ गया। 122 का आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेस वैल्यू कंप्रेशन मे बी इंक्रीज रिस्पेक्ट टू टेंशन। तो कितने से होगा, 25% से टाउ बीडी का वैल्यू क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। Checking for development length is important at point of contra flexures, at point of the bar cutoff, at cantilever supports, all of these. देखिए इन सभी पे हम लोग क्या करेंगे, यूज करते हैं कैंटिलीवर। देखिए डेवलपमेंट लेंथ का मतलब समझिए, जैसे अगर उस पर कोई भी फोर्स आ रहा है, सपोज ऐसे फोर्स आ रहा है, मतलब वहां पे खिंचाव हो रहा है, जो भी रॉड है उस पर क्या हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, उसको बाहर की तरफ खींचा जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो बाहर आ गया ऐसे, बताओ। अगर ऐसे आ जाएगा तो सारा बॉडी ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए जैसे हमारे पास क्या कैंटिलीवर सपोर्ट्स पे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर्स पे यहाँ पे मूवमेंट जीरो हो रहा है, एट पॉइंट ऑफ बार कट ऑफ, जहां पे कट किया जा रहा है बार को, ऐसा तो नहीं ज्यादा कट कर दिया है, अब पता चला आप खींचे और बार आपके हाथ में आ गया, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। For bar in compression, the development length increased by that in the tension. अब स्ट्रेंथ ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को अब आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या आंसर दे रहा है। एक सेकंड, कोड को पढ़ना स्टार्ट करिए। फिर से बोला जा रहा है आप लोगों को, वैसे आप लोग पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अब आप ये कहेंगे सर अब टाइम नहीं है। टाइम कभी किसी के पास होता नहीं, टाइम निकालना पड़ता है। हम लोगों का बहुत बिजी शेड्यूल्ड होता है, फिर भी हम लोगों को टाइम निकालना पड़ता है। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। स्टूडेंट डेवलपमेंट लेंथ में कितना आएगा, ठीक है ना। ये ध्यान देना है, इन्होंने पूछा फॉर बार इन कंप्रेशन, जब बार किसमें कंप्रेशन में है, द डेवलपमेंट लेंथ इज इंक्रीज फ्रॉम दैट इन टेंशन बाय, कितने परसेंट से वो इंक्रीज करेगा। एक काम आपको रिजल्ट दिखाना चाह रहे हैं, ध्यान देखिएगा। ये हमारे पास है क्लॉज नंबर 26। एक सेकंड, एक सेकंड, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। एक सेकंड जस्ट वेट। एक सेकंड, इसमें किसी को लग रहा है कि भाई स्लो चल रहा है, तो आप ऐसा करना, इसका स्पीड बढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना, बाद में जो आप देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स ये जरूर है, इस पॉइंट को हमने याद रखना है। यहाँ पे देखिए मैं बता दे रहा हूँ, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को आपने ध्यान देना है। बार बंडल्स इन कॉन्टेक्ट, क्या स्टूडेंट्स, बार बंडल इन कॉन्टेक्ट, द डेवलपमेंट लेंथ फॉर ईच बार ऑफ द बंडल बार सेल बी दैट फॉर द इंडिविजुअल बार इंक्रीज बाय 10% फॉर 2 बार्स इन कॉन्टेक्ट। अगर एक बार केवल 2 बार को अगर आप क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं, तो वहां पे डेवलपमेंट लेंथ 10% से इंक्रीज करता है, ठीक है। 20% फॉर 3 बार्स इन कॉन्टेक्ट, अगर 3 बार एक साथ आते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे जो डेवलपमेंट लेंथ है वो 20% से इंक्रीज करता है। अगर 4 बार्स इन कॉन्टेक्ट, अगर 4 बार कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो उस केस में 33% क्या करता है, बढ़ जाता है। इसे आप क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप क्या रख सकते हैं स्टूडेंट्स, याद रख सकते हैं। कौन कौन सा पॉइंट है, एक तो आपको 20%, ठीक है, इसमें है 3 बार्स, एक है स्टूडेंट्स हमारे पास 10%, ये है हमारे पास 2 बार्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक है स्टूडेंट्स हमारे पास 33%, 4 बार्स इन किसमें है, हमारे पास कॉन्टेक्ट में है। तो उस केस के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। एक सेकेंड जस्ट वेट।
ये हो जाएगा स्ट्रेंथ यहाँ पे 2 बार्स, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ हमारे पास 33% इसके रिस्पेक्ट में 4 बार्स के रिस्पेक्ट। चलिए पेज वो हट गया स्ट्रेंथ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक्चुअल में टाउ बीडी के बारे में ही पूछ रहा है, तो टाउ बीडी के रिस्पेक्ट में तो स्ट्रेंथ कितना होगा, वो 25% होगा, ठीक है। वो सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। चलिए एक सेकंड, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाक से। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए 125 का, 125 का आंसर बताओ स्टूडेंट्स फास्ट। क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर क्या आएगा, देखते हैं कौन स्टूडेंट्स बताता है, जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 125, संटू सिंघानिया, सालू कुमारी, धीरज कुमार, रिया, मनोहर, शिवम, अमृत, श्रुति, जो भी देख रहे हैं सभी जल्दी जल्दी से आंसर बताओ। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बताइए क्या आंसर आएगा, फास्ट कमेंट कीजिए। ये अब हमने पढ़ा दिया, देखिए जो पढ़ी हुई चीज है उसमें आंसर आना चाहिए जल्दी जल्दी, उससे क्या होता है अच्छा लगता है। द शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज रेनफोर्स्ड, देखिए शियर स्ट्रेंथ की बात किसके साथ में कर रहा है, चलिए टाउ सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। अगर टाउ सी की बात कर रहा है तो अभी हम लोगों ने बताया था टाउ सी इज डिपेंड ऑन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट, मतलब इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा स्टेल सी, और इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन, अब देखिए स्टेल्स यहाँ पे परमिसिबल मतलब टाउ सी मैक्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है स्टेल्स, ये टाउ सी मैक्स की बात कर रहा है। तो टाउ सी मैक्स इज डिपेंड ऑन व्हाट, ओनली ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे क्या करता है, डिपेंड करता है, इसमें करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। और आप सभी को पता है टाउ सी मैक्स का जो वैल्यू है वो 0.62 अंडर रूट किसके बराबर होता है, एफ सी के बराबर होता है, आया नहीं। तो ये हमारे पास जो है टाउ सी मैक्स ये हो जाएगा 0.62 अंडर रूट एफ सी के बराबर होता है। द मिनिमम लेंथ फॉर बार विच मस्ट बी एम्बेडेड इन द कंक्रीट, तो इसे हम लोग कौन सा लेंथ कहेंगे, डेवलपमेंट लेंथ कहेंगे। शियर रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइड टू, किसके लिए होता है स्ट्रेंथ, डायगोनल टेंशन के लिए होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, बॉन्ड कैन बी इंक्रीज बाय, लास्ट टाइम ऑलरेडी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, तो ये क्या होता है हमारे पास आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ दीज होता है। द एनकरेज वैल्यू ऑफ यू बेंड, ठीक है ना, इस टाइप का जब रहता है हमारे पास तो उसमें कितना होता है, 16.5 होता है, 4.5 होता है हर 45 डिग्री के लिए। the change of diagonal tension cracks in RCC member reduced when axial compression and shear force act simultaneously, ठीक है, इसको आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, ठीक है, तो नहीं तो इसको आपको बहुत ज्यादा कंसेप्ट में जाना पड़ेगा। For reinforcing bar in compression, the average bond stress is increased by 25%, ठीक है।
ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स गलत है, ठीक है ना। मिनिमम बॉटम कवर फॉर मेन रिइंफोर्समेंट इन वन वे स्लैब सॉइल, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना स्ट्रेस 20 mm होता है। द मेन रिइंफोर्समेंट इन ए सिंपली सपोर्टेड, तो जो मेन रिइंफोर्समेंट होता है सिंपली सपोर्टेड बीम में कहां पे प्रोवाइड किया जाता है स्ट्रेंथ, वो बॉटम फाइबर पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ध्यान से, जैसे भी हमारे पास क्या है इस तरीके का है, दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम ना। एक्चुअल में तो सिंपली सपोर्टेड बीम इसी तरीके का ना, लाइक दिस। ये भाई क्रॉस सेक्शन है, तो रिइंफोर्समेंट कहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है, बॉटम फाइबर्स पे, ठीक है। द मेन रिइंफोर्समेंट इन सिंपली सपोर्टेड आरसी बीम, तो वो कहां पे होता है, बॉटम फाइबर्स पे होता है। इन आरसी बीम एंड कवर कंक्रीट शेल नॉट बी लेस देन, तो वो किसके होता है स्ट्रेस, नॉमिनल कवर 25 mm के इक्विवेलेंट होता है। व्हेन सेमी सर्कुलर हुक, तो सेमी सर्कुलर हुक कैसा होता है, इसी तरीके का होता है। तो इस केस में कितना होता है, 16D होता है। D इज द डायमीटर होता है, रॉड डायमीटर D दे रखा है, एक्चुअल में 5 होना चाहिए था, तो ये 5 बना लीजिए स्टूडेंट सभी में, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। ये क्या होता है 5, इस तरीके का हमारे पास होता है, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस के आप आंसर बनाइए फास्ट, जल्दी जल्दी से, ठीक है ना। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए बार बार टाइम नहीं देंगे। शियर रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ ऑल, तो ये फॉर्म में होता है। फॉर ए कैंटिलीवर बीम द डिजायरेबल सेक्शन, ये हमारे पास होता है ट्रापेजॉइडल फॉर्मेट में है, ठीक है। शियर रिइंफोर्समेंट इन आरसीसी बीम इज प्रोवाइड, बताओ शियर रिइंफोर्समेंट कब प्रोवाइड किया जाता है, जब टाउ वी का वैल्यू क्या होता है, टाउ सी से ज्यादा होता है, और टाउ सी मैक्स से क्या होता है स्ट्रेंथ कम होता है, ठीक है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, शियर रिइंफोर्समेंट का यूज करते हैं। द कंबाइंड इक्विवेलेंट शियर VE ड्यू टू फ्लेक्शन एंड टॉर्जन इन द आरसीसी बीम इज गिवन बाय, ये होता है स्ट्रेंथ V + 1.6 T by B। एक आप देख रहे हो यहाँ पे VU प्लस में 1.6 T बाय क्या होता है, B के इक्विवेलेंट होता है, ये होता है LSM में, ठीक है स्ट्रेंथ, ये होता है WSM में। चलो ये हो गया स्ट्रेंथ। द मिनिमम रिइंफोर्समेंट इन द बीम इज प्रोवाइड, तो आप सभी को पता है AST by BD क्या होता है, ये तो अभी रिपीटेड हो गया बहुत ज्यादा, 0.85 अपॉन क्या होता है FY। The maximum horizontal distance between parallel main reinforcement bar shall not be less than, तो ये हमारे पास हो जाएगा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल मेन रिइंफोर्समेंट बार shall not be less than 3 times और इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब। तो ये स्ट्रेस ध्यान देना, और 300 whichever is small। एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ कहां पे गिवन कर रखा है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन आएगा नहीं आपके, क्योंकि ये क्वेश्चन स्लैब का है, इसका है स्लैब का, आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी आपने याद रखना आंसर इसका सी आएगा, ठीक है। आंसर सी आएगा, पर ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं आएगा। द मिनिमम परसेंटेज लॉन्गिट्यूडनल स्टील इन कॉलम, अब हमारे पास कॉलम के क्वेश्चन आ गए स्टूडेंट्स। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील इन कॉलम, बताओ स्टील में कितना रहता है, तो मिनिमम जो है वो 0.8% होता है, एंड मैक्सिमम कितना स्टूडेंट्स हमारे पास, सर वो 6% होता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हमने याद रखना है। द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट इन कॉलम कितना स्टूडेंट्स, 6% है। कितना है, 6%। एक मिनट ध्यान दीजिए, एक सेकंड स्टूडेंट्स, जस्ट वेट। कॉलम के बारे में जो भी आपको डाटा पढ़ना है वो हमारे को दे रखा है 26.5.3, 26.5.3। बस ये सारा आप अच्छे से पढ़ लीजिए स्टूडेंट्स, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। जैसे मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इंडिविजुअल बार कितना होता है, ठीक है ना। एक सेकंड ध्यान, नॉमिनल कवर के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेगा स्टूडेंट्स, नॉमिनल कवर, ठीक है ना, नॉमिनल कवर जो हमारे पास होता है कॉलम के केस में, देखिए ध्यान से, एक कंसेप्ट को हम आपके लिए ले रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देखिएगा, जिससे ये सारा टेबल अगर आपने याद रख लिया तो बात बन जाएगा, PDF अवेलेबल हो जाएगा अगर भगवान ने चाहा तो, क्योंकि अगर ये टूटा फूटा नहीं तो, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया हमारे पास नॉमिनल कवर। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यही था वो जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, वो हम लोग स्लैब के केस में पढ़ रहे थे। किसके केस में पढ़ रहे थे, स्लैब के केस में। यही क्वेश्चन था ना, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल मेन रिइंफोर्समेंट बार शैल नॉट बी मोर देन 3 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ और सॉलिड स्लैब
300 mm विच एवर स्मॉल। ये किसके केस में था? ये स्लैब के केस में था, इसलिए हमने कट कर दिया, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा हमारे को ये होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट बार होता है, उसमें कितना होता है 5D और 450 mm विच एवर स्मॉल होता है, ठीक है। तो इसलिए हमको उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ अपने पॉइंट से पॉइंट क्या करना है, काम करना है। ध्यान देखिए, ये टेंशन रिइंफोर्समेंट है सारा, ये स्ट्रेंथ हमारे पास कवर्स हैं, ठीक है ना, ये मिनिमम रिइंफोर्समेंट। देखिए ध्यान से, स्लैब के केस में आपको पता है एक है स्ट्रेंथ हमारे पास, स्लैब के केस में ये सब 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 कैसे। अब हमारे पास आ गए स्ट्रेंथ कॉलम। ध्यान देखिए, इस कॉलम को एकदम अच्छे से पढ़ना हमने, और ये पॉइंट आपको समझ में आ गए तो फिर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। आज ही आपके क्या हो जाएगा, ये टॉपिक तैयार हो जाएगा, आज टॉपिक तैयार हो जाएगा। देखिए ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए स्ट्रेंथ, और इन्हीं से ही जनरली आपको कॉलम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसी से ही जनरली आपको क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। देखते चलिए, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, मजा आ जाएगा। ये पॉइंट हो गया ना। ये देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, एक पेज और लगेगा, जितने भी आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं सब इसी से हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, ठीक है। चलिए अभी इतना ही पढ़ते हैं, फिर उसके आगे हम लोग आगे चीजों को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, जब भी आगे आएगा फिर उसको आगे बता देंगे आपको। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं, जल्दी जल्दी से चीजों को देखिए, पढ़िए, अच्छे से समझ में आ रही होंगी सारी चीजें, रिवीजन हो रहा होगा। यस स्टूडेंट्स, श्रुति, अमृत राय, शिवम, जल्दी से बताइए। अंकित, सभी को समझ में आ रहा है? एक बार हाँ ना बता दिया करो भाई, उससे क्या होता है कि थोड़ा एक बना रहता है। और ये वीडियो जो भी यूट्यूब पे अपलोड हो रही है, प्लीज शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, ठीक है ना, सभी दोस्तों में सभी तक पहुंचा दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देखिएगा, ये हम लोग देख रहे हैं हाउवर फॉर ए लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्सिंग बार इन ए कॉलम नॉमिनल कवर सेल बी in any case not be less than 40 mm or less than the diameter of the such bar। तो देखिए ध्यान से, नॉमिनल कवर, ठीक है, नॉमिनल नॉमिनल कवर फॉर कॉलम, कॉलम आप सभी को पता है कंप्रेशन मेंबर है, ये होता है 40 mm, और डाया ऑफ बार, अगर हमारे पास डाया ऑफ बार उससे बड़ा हो गया तो उस केस में विच एवरेज, ठीक है, यहां पे देखिए इन्होंने लिखा है नो कॉलम नॉमिनल कवर सेल बी केस केस नॉट बी लेस देन, मतलब विच एवर इज मोर, इन दोनों में से जो क्या होगा मोर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। एक तो ये पॉइंट हमने याद रखना है। दूसरा स्ट्रेंथ, एक पॉइंट पर ध्यान देना, इन केस ऑफ द कॉलम, अगर कॉलम का मिनिमम डायमेंशन प्लीज रिमेंबर, ध्यान देखिएगा, मिनिमम डायमेंशन ऑफ कॉलम कितना स्ट्रेंथ, ध्यान देखिए, मिनिमम डायमेंशन ऑफ कॉलम इज हाउ मच, 200 mm, 200 mm whose reinforcing bar not exceed 12 mm, और जिसमें 5 है वो किससे ज्यादा नहीं है, 12 mm से ज्यादा नहीं है, तो उस केस में नॉमिनल कवर जो होगा, ठीक है, नॉमिनल कवर उसका वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट्स, 25 mm। एग्जाम में काफी बार दोनों चीजों को हमको क्या कर देता है, गिवन कर देता है, तो उस केस में हमने दोनों पॉइंट्स को क्या रखना है, याद रखना है कि कब हमारे पास नॉमिनल कवर का वैल्यू कितना होता है बच्चा लोग, 40 होता है, और कब हमारे पास कितना होता है स्टूडेंट्स, 25 होता है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या रखना है, याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट स्ट्रेंथ फुटिंग के केस में, तो ये हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा। यहाँ पे कितना लेके चलते हैं हम लोग, 50 mm लेके चलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेंथ, ये पॉइंट्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ, ये ध्यान देखिए। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट शैल नॉट बी लेस देन, मतलब जो मिनिमम रिइंफोर्समेंट है, मिनिमम रिइंफोर्समेंट, ये 0.8% ऑफ द ग्रॉस एरिया, ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रॉस एरिया। और जो मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट है वो होता है स्टूडेंट्स 6% ऑफ ग्रॉस एरिया। एक तो ये हो गया। अब स्टूडेंट्स आपने देखिए ध्यान से देखा, यहाँ पे लिखा हुआ 6% रिइंफोर्समेंट में involve practical difficulties in placing and tempering, ठीक है, tempering of concrete, hence lower percentage of recommended। हम लोग मैक्सिमम 6% लेते हैं, परंतु उसको प्लेस करने में बहुत ज्यादा क्या आती है, डिफिकल्टीज आती है। तो उस केस में इन्होंने बोला है कि सेल नॉट एक्सीड 4%। अगर ऐसा है तो उस केस में हम लोग 4% से ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते। पर ध्यान देना स्टूडेंट्स, अगर आपको पूछा जाए मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट कितना यूज करते हैं, तो आपका आंसर कितना होना चाहिए, 6% होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनी कॉलम्स दैट हैज ए लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया दैट रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द लोड, minimum percentage of steel shall be based upon the area of concrete required to resist the direct stress, not upon the actual। अब आगे खत्म, ठीक है, ठीक है, उसको आप पढ़िए, उसकी जरूरत नहीं। The minimum number of longitudinal bars provided in a column shall be 4 in rectangular। अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है कॉलम का, तो भाई मिनिमम कितने बार चाहिए हमारे को, मिनिमम कितने बार चाहिए हमको, 4 बार्स चाहिए। अगर सर्कुलर रिइंफोर्समेंट क्रॉस सेक्शन है तो बताओ मिनिमम कितने बार चाहिए हमारे को, मिनिमम हमको 6 बार्स की क्या है, जरूरत है, 6 बार्स की जरूरत है। स्टूडेंट्स जो हमारे पास डाया बार है, ये जो 5 है, ये इसका वैल्यू किससे कम नहीं हो सकता है, ये वैल्यू कभी भी 12 mm से क्या नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता, जिसे आप इसके लिए यूज कर रहे हैं, कॉलम के लिए यूज कर रहे हैं। A reinforced concrete column having helical reinforcement, अगर आप हेलिकल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे ये हो गया कॉलम, ठीक है, इस तरीके का रिइंफोर्समेंट है, तो अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं, दिस इज द हेलिकल रिइंफोर्समेंट। और इस तरीके का अगर हमारे पास क्या है, कॉलम है, दीज आर द लेटरल टाइज, ठीक है, दीज आर द लेटरल टाइज, ठीक है। तो आप सभी को पता है जो हेलिकल रिइंफोर्समेंट होता है उसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी, हाँ बिल्कुल सही है, लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना होता है स्ट्रेंथ, ध्यान देना, हेलिकल रिइंफोर्समेंट में लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना होता है, 5% ज्यादा होता है। तो 1.05 क्या होता है, ज्यादा होता है लोड कैरिंग कैपेसिटी, किसके रिस्पेक्ट में, जो लेटरल टाइज वाला कॉलम होता है उसके रिस्पेक्ट में। इन्होंने बोला है रिइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम हैविंग हेलिकल रिइंफोर्समेंट शैल हैव एट लीस्ट 6 बार ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट विद इन द हेलिकल रिइंफोर्समेंट। अगर हेलिकल रिइंफोर्समेंट आपने यूज कर रखा है तो वहां पे आपको कितना करना पड़ेगा स्ट्रेंथ, वहां पे 6 बार आपको यूज करने पड़ेंगे। In a helical reinforcement column, the longitudinal shall be in concrete with the helical reinforcement and equidistance in the inner surface। by inner surface को same distance पहुंचे। Next distance spacing of the longitudinal bar measured along the periphery, मतलब ये हो गया, जैसे सपोज ये पेरिफेरी 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, तो इनके बिटवीन जो स्पेसिंग है वो कितना होगा स्ट्रेंथ, 300 mm, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये हमारे पास पॉइंट है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ इन केस ऑफ द पेडिस्टल। आप सभी ने पढ़ा है पेडिस्टल जो होता है इस तरीके का होता है, पेडिस्टल इस तरीके का पेडिस्टल, उसके ऊपर क्या बनाया जाता है, कॉलम को बनाया जाता है, दिस इज द पेडिस्टल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इन केस ऑफ पेडिस्टल इन विच द लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट इज नॉट टेकन इन अकाउंट द स्ट्रेंथ कैलकुलेशन, तो नॉमिनल लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट ये किससे कम नहीं हो सकता, 0.15% ऑफ द क्रॉस सेक्शन शैल बी प्रोवाइडेड, उससे कम नहीं हो सकता। हेलिकल रिइंफोर्समेंट जनरली हम लोग तब प्रोवाइड करते हैं जब सर्कुलर क्या होता है, हमारे पास बार होता है, ठीक है ना, हैवी लोडेड रहता है, उस केस में हम लोग इसको यूज करते हैं।
चलो जी, यहां तक आप सबको समझ में आ गया। छोटू कुमार, चलिए स्टूडेंट्स, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब जल्दी जल्दी से आंसर बता दीजिए। द मिनिमम डायमीटर ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल बार इन कॉलम, मिनिमम कितना होता है स्टूडेंट्स? 12 mm का होता है। द नंबर ऑफ बार इन सर्कुलर कॉलम, मिनिमम नंबर ऑफ, ठीक है, मिनिमम आना चाहिए यहाँ पे। मिनिमम नंबर ऑफ बार इन सर्कुलर कॉलम में कितना होता है स्टूडेंट्स? 6 होता है। द नॉमिनल कवर इन ए कॉलम, देखिए नॉमिनल कवर कुछ नहीं दे रखा है तो कितना लेके चलेंगे? 40 mm। द सेफ लोड कैरिड बाय हेलिकल रिइंफोर्समेंट कॉलम इज कितना हो जाएगा? 1.05 टाइम्स हो जाएगा स्ट्रेंथ, ठीक है। लोड कैरिड बाय द सिमिलर कॉलम विद लेटरल टाइज होता है। द पिच ऑफ द लेटरल टाइज शुड नॉट मोर देन कितना होगा? 300 mm होगा। एक सेकेंड, हाँ हाँ ठीक है, एक सेकेंड। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास, ध्यान देना, आपको डायमीटर भी पता होना चाहिए। एक सेकेंड, पिच एंड डायमीटर ऑफ द लेटरल टाइज, ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हमने याद रखना है। दूसरा एक और है हमारे पास, ये 2 पॉइंट है, हेलिकल रिइंफोर्समेंट का भी है। इस तरीके से आपको क्लॉजेस याद होने चाहिए स्टूडेंट्स, एक एक क्लॉज याद रहेगा, वही बच्चा तो आगे बढ़ेगा। मार्क्स तो आप लोग ले ही आइएगा किसी तरीके से। देखिए स्टूडेंट्स, जो पिच होता है, पिच ही पूछा था ना हमारे को, पिच एंड डायमीटर, द पिच ऑफ द ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट शेल नॉट बी मोर देन, तो ध्यान से देखिए, जैसे हमारे पास कॉलम है, इस तरीके का कॉलम है, ठीक है, इस तरीके का कॉलम है, ये हमने लेटरल टाइज यूज कर रखे इस तरीके से, दीज आर द लेटरल टाइज, ठीक है, दीज आर द लेटरल टाइज, इसे हम लोग बोलते हैं लेटरल टाइज। हाँ, हेलिकल रिइंफोर्समेंट के लिए वो देगा हमारे क्वेश्चन में, ठीक है ना, हेलिकल रिइंफोर्समेंट के लिए देगा। चलिए इसको, ठीक है, द पिच ऑफ द, पिच हमारे पास क्या, ये वाला पिच हो गया, ठीक है, दिस इज द पिच। ये स्पेसिंग, जो स्पेसिंग होता है उसी को हम लोग यहाँ पे पिच बोलते हैं। द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कंप्रेशन मेंबर, भाई जो भी हमारे पास क्या है कंप्रेशन मेंबर का, जैसे कंप्रेशन मेंबर तो इस तरीके का ना हमारे पास, तो जो भी लीस्ट लेटरल डायमेंशन होगा, मतलब 2 डायमेंशन हो गए, जैसे कि हमारे पास कितने का है, जैसे फॉर एग्जांपल 400 × 400 का है, कोई भी है, तो बताओ यहाँ से क्या आ गया हमारे पास? 400 mm आया। इस तरीके से और भी हो सकता है, 300 mm 300 का, 16 टाइम्स द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट बार, ठीक है, 16 टाइम्स द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट बार टू बी टाइड, मतलब 16 मल्टीप्लाई में ये जो टाई बार है, ठीक है, 5, ये किसका है? टाई बार का है, तो उससे हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अगर ये 8 6 mm का 7 mm का व्हाटएवर जिससे भी है। नेक्स्ट है 300 mm, तो इन तीनों में से जो वैल्यू क्या हो गई, सबसे कम वैल्यू होता है उसे हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। शेल नॉट बी मोर देन द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग व्हिचएवर इज लेस, इन तीनों में जो मिनिमम होगी उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। और जो डायमीटर निकालने का फॉर्मूला स्ट्रेंथ, वो ध्यान देखिए, जो डायमीटर है हमारे को फाई का वैल्यू पता करना है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे स्ट्रेंथ? द डायमीटर ऑफ द पॉलीगन रिंग और लेटरल टाइज शेल नॉट बी लेस देन 1/4 ऑफ द फाई लार्जेस्ट or 6 mm whichever is small। ये स्ट्रेंथ 60 नहीं है, ध्यान देना, ये कितना है हमारे पास? 6 mm, 6 mm, ये किससे कम नहीं हो सकता, ये ध्यान देना, हमने ध्यान ये देना है कि भैया ये 6 से कम नहीं हो सकता। सपोज अगर आप मैक्सिमम 20 mm का बार यूज कर रहे हैं, सपोज, तो 20 mm का 1/4 कितना हो गया? 5, तो आप कहेंगे सर 5 6 से छोटा है, परंतु आपने ध्यान देना है
6 से छोटा हम लोग क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। डाया ऑफ टाई बार इक्वल टू 1/4, ठीक है, 1/4 मल्टीप्लाई में डाया ऑफ लॉन्गेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार होगा, या 1/4 मैक्स डाया ऑफ बार इन कॉलम होगा। लॉन्गेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार डाया, या फिर डाया ऑफ बार इन कॉलम, नहीं, लॉन्गिट्यूडनल बार जो हमने प्रोवाइड कर रखे हैं उनमें जो मैक्सिमम होता है, लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार, ठीक है। तो जो भी हमारे पास क्या है, ठीक है, जैसे बार यूज करोगे ना, उनमें सबसे मोटा वाला वायर जो है उसके रिस्पेक्ट में होता है हमारे पास। चलिए स्टूडेंट्स, उसी तरीके से ये हमारे पास होता है हेलिकल रीइंफोर्समेंट में। तो जब आप हेलिकल रीइंफोर्समेंट में देख रहे हैं, तो उसमें पिच ये होता है स्टूडेंट, दिस इज द पिच। ओके, एक बार आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है, क्योंकि अब हो गया दम खत्म, ठीक है। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ओवर करते हैं क्लास को। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, और शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। ये वीडियो यूट्यूब पे आएगा, तो वहां पे आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा।